नेतन याहू तुम अपनी औकात में रहो, तुम होते कौन हो ट्रंप पर ज़ाती हमले करने वाले। जेडी वेंस ने नेतन याहू को सिवाय गालियां निकालने के बाकी सब कुछ कह दिया। अमन मुआहिदा होते ही अमेरिका और इसराइल में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। जेडी वेंस ने क्या कुछ कहा, इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, अमन मुआहिदा होते ही इख्तलाफात जो है ना वो खुलकर सामने आ गए हैं। अमेरिका को पता लग गया कि भाई हमें ईरान के ख़िलाफ़ जंग में इसराइल ने धकेला था और जो हमें मार पड़ी, ये सब कुछ हमारे साथ जो हुआ सब नेतन याहू की वजह से हुआ। अब अमन मुआहिदा हो रहा है और नेतन याहू से ख़राब करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो जेडी वेंस ने तो बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है नेतन याहू के ख़िलाफ़। आदिल भाई, वो जो पैट्रियट के मिसाइल चला रहे थे ना वो ईरान के ख़िलाफ़ 15-15 मिलियन डॉलर के, उन्होंने हर जुमला 15-15 मिलियन डॉलर के मिसाइल के साथ चिपका के मारा है और नेतन याहू को क्लीन बोल्ड कर दिया है, उसको माइनस कर दिया है, दुनिया को उसकी औकात बता दी है। और इतने सख्त अल्फाज में किसी प्राइम मिनिस्टर को, किसी मुल्क के हेड ऑफ़ द स्टेट को इस तरह से आप रगड़ दें, वो भी अपने सबसे करीबी एलाय को जो एक हफ़्ते पहले तक आपका बहुत अच्छा दोस्त था, ये पूरी दुनिया के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि नेतन याहू माइनस हो चुका है सियासी तौर पे भी, जो हम कल बात कर रहे थे अपने व्लॉग में। और जुमले आप सुने, उसने कहा है कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम हो कौन, तुम प्रेसिडेंट ट्रंप पे हमला कैसे कर सकते हो ज़ाती तौर पे, और तुम अमेरिका और ईरान की जो डील हुई है इससे दूर रहना, इस पे बिल्कुल हमें कोई मजाक बर्दाश्त नहीं है, इसको मजाक मत समझना, ये बहुत सीरियस डॉक्यूमेंट है और इस पे तुम हमला नहीं कर सकते। तुम्हारे वो दिफाई निज़ाम, वो सारा असलहा जिसने तुम्हें इतने अरसे तक ईरान से बचाया और तुमने ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, 2/3 असलहा तो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों का है, हमारे लोग कमाते हैं तो तुम्हारा मुल्क चलता है। तो तुम हमारे टुकड़ों पे पल रहे हो, तुम हमारे टुकड़ों पे पल कर हमें ही मियाँ मियाँ करोगे, हम पे ही भौंकोगे, तो ये अब एक्सेप्टेबल नहीं है, नाकाबिल क़बूल है। इसी के साथ एक और लफ्ज़ बहुत ही सख्त कहा है उन्होंने, जेडी वैंस ने, और उन्होंने कहा है कि तुम नाकाबिल एतबार हो, तुम पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और इसका मतलब ये है कि अब आगे जो है वो ये पूरी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक रोल आउट कर रही है, एक पूरा मैप जो खित्ते के अंदर भी है, सिफारती तौर पे भी है, और उसको अंदाज़ा हो गया है कि अब नेतन याहू के साथ चला नहीं जा सकता। यानी ये बातें सामने आने के बाद लगता है कि वो जो सेम पेज था वो सेम पेज फट गया है, बहुत बुरी तरह फट गया है, तार तार हो चुका है, टुकड़े टुकड़े हो चुका है। और जेडी वैंस ने ये तक कहा है कि तुम हो कौन, 90 लाख लोगों का एक मुल्क हो और तुम्हारा हर मसला क्या लोगों को कत्ल करने से शुरू होता है, बिल्कुल, और ये वो बड़ी उससे बात हल है, होता है। बिल्कुल। आखिरकार अमेरिका की समझ में भी ये बात आ गई ना कि भाई वो तो चाहता ही है कि कत्लेआम किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसीलिए आप देखें आदिल भाई, उन्होंने ना इनकी जड़ काट दी है, उन्होंने इनकी मिलिट्री जड़ काट दी है, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि ये जाके ना फिर कोई हमला कर सकते हैं। अभी कल बैठकर एक मीटिंग की है उसने, नेतन याहू ने, और उसके इसराइली जो आर्मी चीफ है उसको कहा है कि हो सकता है कि हम ईरान पर दोबारा हमला करें, तो अपनी तैयारी को कम मत कर देना कहीं, बिल्कुल अलर्ट रहना। इसका मतलब ये है कि वो अपने आप, उसकी बका की जंग लड़ रहा है अब नेतन याहू, वो माइनस हो चुका है, उसको पता है कि अब मुझे कुछ भी करके अब अपने आप को बचाना है, दुनिया को एक पैगाम देना है कि मैं, और वो अपने आप को बचाने के लिए, करप्शन केसेस से बचाने के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए वो लबनान में दोबारा कोई ना कोई हरकत ज़रूर करेगा। हो सकता है ईरान के साथ भी कोई हरकत करे, लेकिन अमेरिका की जानिब से बड़ा सख्त ये रद्द-ए-अमल आया कि भाई लबनान में भी अब कुछ किस्म की किसी भी शरारत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी के साथ जोड़कर आप उस खबर को देखें जो मारिव उनकी एक एजेंसी से रिलीज़ की गई है ईरान की, और उन्होंने कहा है कि एम्बार्गो लगाने पे गौर किया जा रहा है, किसी तरह की पाबंदी लगाने पे गौर किया जा रहा है, असलहे की फराहमी में ताअत्तुल आएगा, अब उसको लंबा किया जाएगा, डिले किया जाएगा इसराइल को अमेरिका की जानिब से, और उसको इतने हथियार ही नहीं दिए जाएंगे कि वो जाके किसी से लड़ सके। इसका मतलब ये है कि सिर्फ लबनान और ईरान नहीं, पूरे मशरिक़ वस्ता में जो वो एक ग्रेटर इसराइल का मंसूबा था, कम अज़ कम नेतन याहू के दौर में मिलता हुआ नजर आ रहा है, खाक में मिल चुका है, उसको ब्रेक लगा दिए हैं और वो अब आगे नहीं बढ़ पा रहा। और अब उसको अंदाज़ा हो गया है कि अब उसको सिर्फ एक ही काम करना है कि कोर्ट में जाके अपनी सख्त तरीन जो उसको सज़ा मिलने वाली है वो सुननी है, और उसके बाद उसको जेल। अच्छा अज़हर भाई, मुझे ये लगता है कि अमेरिका की जानिब से इतना सख्त रद्द-ए-अमल सामने आने के बाद ईरान की ये बड़ी कामयाबी है कि उसने वो बदमाश खित्ते का जो अमेरिका के टुकड़ों पे पलता था और बदमाशी करता था, अब वो अमेरिका जो है ना उससे अलहदा होना शुरू हो गया है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, पूरी दुनिया ने देख लिया है। और ये सिर्फ नेतन याहू और डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई नहीं है, बुनियादी तौर पे अमेरिका और इसराइल ने अब एक ऐसा फासला कायम कर लिया है जिसके बाद अब नेतन याहू या उसके बाद आने वाला कोई और नेतन याहू, कोई भी वज़ीर आज़म इसराइल का, वो अब खौफ नहीं बेच सकेगा, ईरान को बुरा बच्चा बना के नहीं दिखा सकेगा, और इराक़ को सारा वो नहीं कह सकेगा कि इनकी वजह से दुनिया में सारी ख़राबी है। तो इसका मतलब ये है कि जो आप हज़ारों
अरब डॉलर की जो आप वो करते थे, एक खौफ बेच के जंग कराया करते थे। खौफ बेचते थे, जंग कराते थे, असलहा बेचते थे, अपना असलहा इसराइल को शिफ्ट करते थे, और वो वही असलहा जो है ना वो मशरक़ वस्ता के ममालिक के ख़िलाफ़ जो है ना वो इस्तेमाल होता था। बिल्कुल, अब वो खौफ नहीं बिकेगा, और अब ये इसराइल आप बहुत पीछे जाता हुआ देखेंगे, टेक्नोलॉजी के अंदर भी जाते हुए देखेंगे। इसकी असलहे की एक्सपोर्ट जो उसकी बहुत ही बड़ी एक बैकबोन कह सकते हैं आप, वो उसको आप हिट होते हुए देखेंगे। अब ये अपना असलहा कहीं इस्तेमाल ही नहीं करेगा, तो इसकी असलहे की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो भी उस तरह से असलहा प्रोड्यूस नहीं करेंगी। तो हर तरफ से नेतन्याहू को मुआशी थप्पड़, सिफारती थप्पड़, कानूनी थप्पड़, समाजी थप्पड़, और पूरी दुनिया के अंदर जो उसने मजलूमियत का एक लिबादा ओढ़ कर गया था और कहा था कि हम यहूदियों के साथ हमारी नस्ल कुशी हुई है और हमें जो है हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, हम तो किसी पे हमला नहीं करते, गज़ा में हम इसलिए करते हैं वो लोग हैं ही बहुत ही वहशी किस्म की कौम है, वो हम पे चढ़ दौड़ती है। तो ये सारी मजलूमियत का अब भांडा फूट गया है, बेनकाब हो गया है। नेतन्याहू भी, इसराइल भी बुरी तरह सबके सामने डिजिटली भी हो गया है, और पूरे सोशल मीडिया के ज़रिए उस इंसान तक को पता चल गया है इसराइल के बारे में जो उसमें बहुत दिलचस्पी नहीं लेता था, जो एंटरटेनमेंट में, जो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेता था। उसने भी थोड़े बहुत क्लिप्स देखने के बाद अंदाज़ा कर लिया है कि नेतन्याहू एक जालिम इंसान है, वहशी इंसान है, और असल में दुनिया में जो कोई भी जंग होती है, कोई भी मसला होता है, तो उसके पीछे नेतन्याहू। बिल्कुल, आप देख लें ना, पिछले 4-5 साल की हिस्ट्री निकाल के देख लें, उन 4-5 साल में मशरक़ वस्ता में जितनी तबाही आई या जितने हमले हुए, उसके पीछे कौन था? उसके पीछे इसराइल ही था ना, हमेशा उसी ने पहल की, और उसके बाद तहवाला कर दिया हर मुल्क को। बिल्कुल, और उसने जाके तमाम प्रेसिडेंट्स को खौफ बेचा। हिलरी क्लिंटन ये कह रही हैं कि मुझे आके इसराइल कहता था कि हमारे तैयारे बिल्कुल तैयार खड़े हैं, तुम अगर नहीं साथ दोगी तो हम खुद ही हमला कर लेंगे, और अमेरिका को हमारा साथ देना चाहिए। और वो तो कहने लगे हाँ जाओ कर लो तुम, हम नहीं देते तुम्हारा साथ। तो अब मीडिया रिपोर्ट्स में बड़े बड़े तज्ज़ियाकार, वहाँ के जो मगरिब के बड़े तज्ज़ियाकार हैं, वो कह रहे हैं कि एक डोनाल्ड ट्रंप इतने अरसे के बाद तुम्हारे पास आया था, तुम्हारे हाथ में एक ऐसा आदमी आया था जो तुम्हारे इशारों पे चल रहा था, तुम्हारी बात मान रहा था। तुम इतने बेवकूफ़ हो, इतने कुन जहन हो, कम अकल हो कि तुमने उसको भी अपने हाथ से गंवा दिया। और डोनाल्ड ट्रंप से गालियाँ पढ़ने का मतलब ये है कि अगर और किसी संजीदा तरीन इंसान के आगे जब जाके ये बैठेंगे आगे कभी, तो वो जब ये बात करेंगे ना कि ईरान से ख़तरा है, लबनान से ख़तरा है, इराक़ से ख़तरा है, शाम से ख़तरा है, तो वो कहेगा भाई उठो और यहाँ से निकलो। बल्कि नहीं, ऐसे नहीं कहेगा उठो निकलो, वो थप्पड़ भी मारेगा। हाँ, थप्पड़ भी मारेगा, और उनको बताएगा कि तुम्हारी, फिर औकात याद दिलाएगा। जेडी वैंस के जुमले तारीख़ में अमर हो गए और हमेशा याद रखे जाएंगे, और यही जुमले कोट कर करके बताएंगे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को तुमने किस तरह फंसाया था, और उससे निकलने के बाद सबसे पहले नाकाबिले एतबार दुश्मन, पीठ में छुरा घोंपने वाला जिसको कहा था, वो कोई और नहीं था, इसराइल और नेतन्याहू था। अच्छा अज़हर भाई, ये अमन मुआहिदा होने के बाद आपको क्या लगता है कि जो ईरानी प्रॉक्सी समझी जाती है हिजबुल्लाह और यमनी हौसी, ये भी किसी किस्म का कोई हमला नहीं करेंगे इसराइल पे, और ये अमन मुआहिदा इसी तरह कायम रहेगा? बहुत ही नाजुक मोड़ पर ये सारा मुआहिदा खड़ा हुआ है, बहुत ही कच्चे धागों से बंधा हुआ है इस वक्त। उसकी वजह ये कि अगर नेतन्याहू ने कुछ बहुत ज़्यादा कोई मिस एडवेंचर कर दिया लबनान के अंदर, तो लबनान में हिजबुल्लाह उसको जवाब देगी, और अगर ईरान के अंदर किया तो फिर हिजबुल्लाह लबनान में भी जवाब देगी, यमन में हौसी जवाब देंगे, और ईरान में ईरानी जवाब देंगे। तो माहौल फिर गर्म हो जाएगा, और इसीलिए पूरी दुनिया की नज़र पहले दिन से अमन मुआहिदे से ज़्यादा इसराइल पर है कि वो ऐसी हरकत ना करे, उसी को बांध रहे हैं, उसी से मुआहिदा छुपा रहे हैं, उसी को शिक़े नहीं देखने दे रहे, और उसी को फेक न्यूज़ के ज़रिए बता रहे हैं कि हमारा मुआहिदा कुछ और हो रहा है और तुम्हें कुछ और बताया जा रहा है। और इसीलिए आप देखें कि नेतन्याहू इस वक्त बहुत परेशान है, अकेला हो चुका है। अब उसको समझ नहीं आ रही कि मैं हमला करूं तो कैसे करूं, और हमला नहीं करूं तो मैं मारा जाऊंगा। तो आने वाले दिन जो हैं वो नेतन्याहू के लिए बहुत ही कर्बनाक हैं, बहुत ही कर्बनाक हैं। हर गुजरते दिन के साथ आप कुछ ऐसी खबरें देखेंगे जिसमें आपको अब उसका ग्राफ मोदी की तरह नीचे जाता नज़र आएगा। जिस तरह मोदी बिल्कुल माइनस हो चुका है ना, अब कहीं जाके खड़ा भी होता है तो प्राइम मिनिस्टर नहीं लग रहा होता, शिकस्त खुर्दा इंसान है। नेतन्याहू भी एक शिकस्त खुर्दा इंसान है, और वो दुनिया से अब माइनस हो चुका है। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।